11,760 बताया है। अगला कितना आ रहा है? 2,54,960। 99,030। 2,06,550। 1,12,760। अब इसको हम इसकी बीटा वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और उसका करेंगे सम। इसका 6,60,000। ठीक है, 68,50,60 और बीटा से मल्टीप्लाई करके सम बताओ। 8,16,565। जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है वो निकल जाएगा 8,16,565 डिवाइड बाई 68,50,60। 1.192। ठीक है, तो आप लोग का पहला आंसर आ चुका है। दैट इज कॉल्ड क्या? बीटा ऑफ इन्वेस्टर। इस सवाल की अच्छी बात रहती है कि 7 नंबर का सवाल होता है और 3-4 पार्ट में होता है और हर पार्ट के एक अलग नंबर होते हैं। पहले सवाल 8-10 नंबर का आता था, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 10 नंबर लिखें आ जाएगा तो 7 ही नंबर का आएगा। और 7 नंबर का मोटा मोटा मतलब होता है कि हर पार्ट के 2 नंबर हैं। ठीक है, कोई एक छोटा मोटा पार्ट हुआ तो इसका नंबर 1 हो जाएगा, अदरवाइज 2-2 नंबर का एक एक पार्ट होता है। फिर आपको बोला है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन मई एंड जून। ठीक है, तो मई जून के हमें क्या करना है? थ्योरेटिकल प्राइस निकालने हैं, थ्योरेटिकल वाले। तो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालने का आप फॉर्मूला जान ही चुके हो। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस लेना है, ई की पावर क्या कर देना है? आर टी कर देना है। तो मई के भी निकालने हैं आपको और साथ ही साथ जून के निकालने हैं। फॉर्मूला आपको पता है, स्पॉट प्राइस आपको लेना होता है, इनटू करना क्या होता है? ई की पावर आर टी से। ठीक है, तो ये अप्रैल की बातें चल रही हैं, 1 महीना और 2 महीना आ जाएगा। रेट 20% बताया गया है, तो 20% 1 महीने के हिसाब से और 20% 2 महीने के हिसाब से। 20% 1 महीने के हिसाब से और 20% 2 महीने के हिसाब से। 10,371.42। 10,545। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल में कब इन्वेस्ट किया वो नहीं बताया गया है। ठीक है, भाई पोर्टफोलियो है अप्रैल को, यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट ही लिया जा रहा है। जब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग का चीज़ होती है, तो हमने आपको बताया भी था इंटरमीडिएट में भी, जब स्टार्टिंग की बात होती है तो हम लोग 1 तारीख एज्यूम करते हैं। किसी चीज़ की एंडिंग की बात होती है तो 31 तारीख को एज्यूम करते हैं। मान लो कोई दवाई खरीदी, उसमें लिखा हुआ है एक्सपायरी दिसंबर 2025, तो इसका हम तो 31 दिसंबर मानेंगे क्योंकि एक्सपायरी की बात। कहीं लिखा हुआ है कि फॉर्म जनवरी से मिलेंगे, तो जनवरी का मतलब 1 जनवरी से मिलेंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ आपका ये 2 महीना रहेगा, यहाँ आपका 3 महीना रहेगा। हाँ, तो ये वाला जो रहेगा वो 10,546 के आसपास। 546 पकड़ लेते हैं, 10,546। 10,723। इसके बाद तीसरा पार्ट है, नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट दैट कुड बी हैव सेल इफ डिजायर टू हेज अंटिल जून इन हिज पोर्टफोलियो। तो अगर पोर्टफोलियो तक हेजिंग करना चाहें, है ना, तो इनको कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पड़ेंगे?
ये आपको बताना है। तो पहले हमें निकालनी पड़ती है एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब ये हेज करना चाहते हैं कब, जून तक, और जून का फ्यूचर प्राइस आपको कितना दिख रहा है, अब एक तो मिलेगा नहीं, कितने मिलेंगे आपको, तो एक लॉट अगर खरीदोगे तो 10,620 इंटू 25 करो, कितना आया, यानी जो एक कॉन्टेक्ट करोगे फ्यूचर का वो 2,65,500 का पड़ेगा, और आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 6,85,060 रुपए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सेल बाई करने का। तो हेजिंग में ये पढ़ोगे आप लोग, फिर भी आप लिखना चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, जिसको शॉर्टकट में वीपी कहते हैं, इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी जब हेजिंग वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां ये आएगा। इस फॉर्मूले पर डाल के हम लोग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आई थी 68,50,60, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आया था 1.192, और वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना इंटू लाइट लॉट साइज, तो 10,620 इंटू 25, ठीक है। ये कैसे निकलता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू लॉट साइज, ठीक है। चेंज इन बीटा का मतलब होता है जब कहे बीटा की गिरावट इतनी करनी, नहीं कहे तो उसका तो फुल हेजिंग करनी, फुल हेजिंग करनी होती है तो सीधा बीटा लिख देते हैं। भाई चेंज इन बीटा के लिए दो बीटा चाहिए आपको, है कहाँ, जब कहता है बीटा हमें इतना करना है, बीटा बढ़ाना है, बीटा कम करना, तो चेंज इन बीटा लेते हैं, अदरवाइज सीधा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पकड़ लेते हैं। तो इससे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट निकल जाएंगे, कितना आ रहा है सॉल्व करके, 3.6, यानी कि लमसम लमसम हो गए 3 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 3 कॉन्ट्रैक्ट। जब अप्रोक्सीमेटली लिखना होता तो ऐसे लिखा जाता है, होता बराबर एक होता मिलता जुलता बराबर, राउंडिंग ऑफ ही करके तो लिखा है 3। हाँ लेकिन 4 ले लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना फिर, कितनी कॉल लेनी, कितने कॉन्ट्रैक्ट करने ये पता चले। तो ये समझ में आ गया, 3 कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ निकल के आ भी रहा था आंसर। इसके बाद इसमें है भैया लास्ट पोर्शन, मिस्टर टिलिन सीक टू इंक्रीज पोर्टफोलियो बीटा टू 2.3, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बीटा क्या करना चाहते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, 2.3 करना चाहते हैं। व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो प्लस 10% मार्जिन ऑन फ्यूचर, ठीक है। निफ्टी वैल्यू 2200 है, number of contact and amount to be rounding off to nearest integer and calculator to be carried forward up to 4 decimal places। तो वही था नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट को कह रहा था क्या है, नियरेस्ट इंटीजर तक लेके जाओगे, तो नियरेस्ट तक लेके चले गए तो 3 कॉन्टैक्ट आया था। अमाउंट वगैरह जो रहेगा वो भी हम लोग राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट समझना पड़ेगा कि इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो हमें बीटा पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी करनी है, 2.3 करनी है, ठीक है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या करनी है, 2.3 करनी है, बढ़ाना है।
के लिए कह रहा था कि बी लिमिटेड का क्या प्रपोर्शन रखें। ठीक है, बी लिमिटेड का क्या प्रपोर्शन रखें, यानी बी लिमिटेड में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी का बीटा ज्यादा है, इसी में और इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा अल्टीमेटली। रिस्क फ्री में कहा, रिस्क फ्री में करोगे तो बीटा कम हो जाता है, यहाँ तो बीटा बढ़ाना है ना, उल्टा 2.3 करना है और इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपसे पैसा नहीं पूछ रहा है, कह रहा सीधा बताओ कि कितना प्रपोर्शन हम रखें बी लिमिटेड में, वेट बताना है बी का। ठीक है, कितना प्रपोर्शन रखें बी लिमिटेड में जिससे हमारा बीटा कितना निकल के आ जाए, 2.3 निकल के आ जाए। अब बी लिमिटेड का प्रपोर्शन बताना है आपको, आंसर देखो उस प्रपोर्शन में आया होगा। ठीक है, आंसर जो है वो प्रपोर्शन में आया है। इसका 10% एक्स्ट्रा कुछ देना होता है, इसका इस समय मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि क्या करते थे। इसका एक तरीका था, उससे सॉल्व करते थे हम लोग इसको। 10% मार्जिन वाला जो लफड़ा था, एक सवाल में और आता था वहाँ इस तरीके से हम लोग इसको solve करते थे। बस 2 मिनट का समय दो ना, मैं बता रहा हूँ। 10% वाली मार्जिन वाली बात सिर्फ शायद यही भूली गई है, सवाल में नहीं भूली गई। चलो कोई बात नहीं, अभी इसके 3 पार्ट करो, इसका जो एक पार्ट पेंडिंग है वो करा दिया जाएगा। आप दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें कि कैसे क्या होगा, दिमाग से स्लिप हो चुका है मेरे कि कैसे करते थे इसको। ठीक है, तो दिमाग में वापस आने दो फिर कराते हैं। मतलब बाकी पार्ट हो गए, बस ये पार्ट पेंडिंग, यहाँ तक का नोट भी कर लेना क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी सवाल लगाने में। ठीक है, फोर्थ बात करने में, तो उसको करा देंगे, चिंता मत करो। इसी के जैसा फिर एक बार सवाल आया था, अभी आगे देखोगे तो यहाँ पे देखो एकदम इसी जैसा सवाल 2023 में, उसमें भी वही 10% वाला जो है मैटर होगा। मैटर नहीं दिया। हम्म, तो इसमें हो जाएगा, एक वैसे ही सवाल फिर से आया था एक बार अभी, और जहाँ तक मुझे आ रहा है ये है, देखो। ठीक है, 3-4 तक लगभग लगभग सिमिलर ही सवाल ये लोग पूछते रहे। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सुबह साल 2023 वाला जो आ रहा है, जून 23 का, ये पढ़ लेते हैं। डिटेल अबाउट पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर राजौन, एक इन्वेस्टर है, बिलो दे रखा है आपका, नंबर ऑफ शेयर कितने परचेज किए, क्या प्राइस है, कितना बीटा है। पहले तो भाई आपको पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4,000 हो गया, 3,000 हो गया, 3,000 हो गया, टोटल 10,000 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6,000 हो गया, ये 4,200 हो गया, 18×3 = 54, ये 5400 हो गया, 9×5 = 14, 6 × 15 = 15,600 ना। हाँ बेटा, अच्छा मैंने गलत कर दिया, ओ कोई बात नहीं, ये 3,600 होगा,
और ऐसे में ये 15,000 आ जाएगा। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 10,000, यानी कि 1.50। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तो सीधा सीधा आ गया कितना आपका, 1.50। फिर बोला है कि इन्वेस्टर थिंक कह रहा है कि रिस्क पोर्टफोलियो का हाई है, 1.5 इनको ज़्यादा लग रहा है, तो इसको बीटा को रिड्यूस करना चाहते हैं कहाँ पे, 1.25 में। और ये अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी चाह रहे हैं। पहला है कि डिस्पोज कर देंगे पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू एक्वायर रिस्क फ्री सिक्योरिटी, एक तो ये रास्ता है इनके पास। और दूसरा है कि निफ्टी फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, उसको हम लोग अप्रोप्रिएट पोजीशन ले सकते हैं, अपोजिट पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग बताना है। तो अगर ये वाला काम करते हैं तो कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे वो बताना है। अगर ये वाला काम करते हैं तो कितने नंबर ऑफ शेयर ईच कंपनी के डिस्पोज ऑफ करेंगे। अच्छा, इसी के अंदर तो वो क्या कह रहा है, अब इस सवाल में ये नहीं बोला है, कह रहा है डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज ऑफ अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। कौन सा डिस्पोज करेंगे वो नहीं बता रहा। ठीक है, कौन सा डिस्पोज करेंगे वो नहीं बता रहा है। ज्यादा रिस्की वाला करोगे, कम रिस्की वाला करोगे, वो नहीं बताया है सवाल में, तो उसको कर भी नहीं रहा है, दूसरे तरीके से उसने लगा लिया। ठीक है, दूसरे तरीके से लगा लिया है। और आपको बताना है कि भैया कितना ये डिस्पोज ऑफ करेंगे, कितना एक्वायर करेंगे। 1.25 इंटू 600 करो जरा। और 2.5 लाख इंटू 400 करो। 1,000 लाख ना। तो देखो यहाँ अजम्पशन लिया गया है कि हम तीनों में ही डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो भी उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में इनकी वैल्यू चल रही। ठीक है, नई बात समझो, एक शेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं करना है यहाँ, तभी तो यहाँ पूछा है, अगले पार्ट से समझ में आ रहा कि नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी टू डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ एक में कर ही नहीं रहे, इसका मतलब किसमें कर रहे हैं, तीनों में कर रहे हैं, वो भी उसी प्रपोर्शन में करेंगे जिस प्रपोर्शन में ये है, जिस प्रपोर्शन में है उसी प्रपोर्शन में डिस्पोज ऑफ करेंगे। यानी अगर यहाँ डिस्पोज ऑफ किया 4x, यहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे 3x, यहाँ करेंगे 3x अमाउंट का। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे तो अलग कहानी चली जाएगी।
जो कि यहाँ निकालना है। तो पहले तो आप फुल पोर्टफोलियो का निकाल सकते हो, फिर उसी प्रपोर्शन में बांट देंगे तो अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से कुछ भी डिस्पोज ऑफ करते हैं, मान लो एक्स रुपए का डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो इसकी वैल्यू 10,000 माइनस एक्स आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसमें से डिस्पोज ऑफ करते हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, यानी टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो तो 10,000 माइनस एक्स आ जाएगा, और उतनी की तुम रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीदोगे, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो तो इंटैक्ट ही रहेगा, 10,000 रुपए रहेगा अल्टीमेटली। ठीक है, और हमें बीटा क्या लेके आना है अपना? 1.25 लेके आना है। तो इसमें इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके जो है निकल के आ पाएगा मैटर। तो अभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो 4,000 रुपए के हैं, 3,000 रुपए के हैं, 3,000 रुपए के हैं। ठीक है, 4,000 के हैं, 3,000 के हैं, 3,000 के हैं। देखो, इसको करने का एक और तरीका है कि तीनों शेयर को इकट्ठा मान के चलो, ये सबका एक पोर्टफोलियो है, 10,000 इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, और इसका बीटा हमारा 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास समझ लो दो आइटम हो गए। एक है जो अभी पोर्टफोलियो है अपना, उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, और इसका बीटा कितना है? 1.5। इसमें आप x रुपए कम इन्वेस्ट करोगे और इतना ही रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करोगे जिसका बीटा 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके रिस्क फ्री वाले शेयर, और ये वाले हो गए आपके रिस्की वाले शेयर सारे मिला। ठीक है, इनका प्रोडक्ट निकाल लो। ये हो जाएगा आपका 15,000 माइनस 1.5x, ये हो जाएगा 0। इसका सम कितना आएगा? 10,000। इसका सम आएगा 15,000 माइनस 1.5x, और हमें पोर्टफोलियो की वैल्यू लानी है 1.25 बीटा। ये आया है 15,000 माइनस 1.5x डिवाइड बाई 10,000। एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो ये आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। हम्म, 2500। तो इसका मतलब है कि जो टोटल रिस्क फ्री सिक्योरिटी आप एक्वायर्ड करोगे वो 2500 लाख की होंगी। तो रिस्क फ्री एक्वायर्ड भी 2500 लाख का करेंगे, और रिस्की सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ भी कितना करेंगे हम लोग? 2500 लाख का। ठीक है, यहां से अब सवाल का तीसरा पार्ट चलेगा। यहाँ से सवाल का क्या चलेगा? अपना तीसरा पार्ट। अब अगर 2500 लाख का डिस्पोज ऑफ करना है तो आपको करना होगा उसी प्रपोर्शन में, 4-3-3 के रेशियो में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 4-3-3 के रेशियो बांट दो इसको जरा। जो पोर्टफोलियो का अभी रेशियो चल रहा था उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 4-3-3 का रेशियो चल रहा था ना, तो 2500 लाख को 4-3-3 में बांटो। 1,000, तो ए लिमिटेड का आ जाएगा 1,000 लाख, बी लिमिटेड का आ जाएगा 750 लाख, और सी लिमिटेड का आ जाएगा 750 लाख। इतनी वैल्यू के इन्वेस्टमेंट इनके डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे हमको। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा था कि नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में बताओ, तो इसको प्राइस से डिवाइड कर दो। 400, 500, 400, 500, 600 डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इन लोग को डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे वो पता चल जाएगा। तो ये आ जाएंगे 10 लाख, 2.5 लाख। इसमें देखोगे तो यही आंसर आएंगे। ठीक है, हमने
आपने वो आंसर का पार्ट लिया नहीं, अपना स्कैनर से चेक कर लेना, मेरे पास खुली हुई है, तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये पार्ट लग जाएगा। फिर बोला है कि नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट ऑन सोल्ड। अब इसमें है कि मतलब अगर ये वाला पार्ट ना करें हम लोग, दूसरे तरीके से हेजिंग करें, तो कितनी निफ्टी हमें ब्रॉड करनी पड़ेगी या सोल्ड करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बताने हैं। ठीक है, टेक अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन निफ्टी फ्यूचर विद करंट रेट कितना 5,000 रुपए, और एक निफ्टी का पॉइंट कितना चल रहा है, वर्थ ₹500। ठीक है, निफ्टी पॉइंट वर्थ रुपीज कितना है, 500। तो अब नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ निफ्टी बताने हैं आप। देखो बेटा, अगर बीटा हमें कम करना है, बीटा भी कितना है हमारा 1.5, और पोर्टफोलियो का बीटा है कितना 1.25। तो हेजिंग में कहा जाता है कि अगर आपको बीटा कम करना है तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सोल्ड करने पड़ते हैं, और बीटा बढ़ाना है तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बाई करने पड़ते हैं। बी से बढ़ाना, बी से बाई। ठीक है, कम करना, सेल करना। ठीक है, तो अभी फॉर्मूले अपने आप निकल के आ जाएगा, परेशान ना हो, फिर बताते हैं, लिखवा देते हैं फॉर्मूले, चिंता मत करो। ठीक है, अभी हेजिंग तो पढ़ाई कहाँ है, इससे सीख रहे हो हल्का हल्का हेजिंग, क्योंकि हेजिंग में यही तरीके के सवाल बनाता, अलग से हेजिंग के सवाल किताब में पढ़े हुए हैं, इनको सवाल नहीं आते, इसके साथ मिला के ही बनाता है वो सवाल। उतना समझ लो कि काम हो जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह कैसे निकालते हैं, जो अभी ये फॉर्मूला सीखा था भाई, यही फॉर्मूला लगाते हैं, बस यहाँ बीटा की जगह पे चेंज इन बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चेंज इन बीटा, बाकी फॉर्मूला यही रहता है। तो अगर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला लगाओगे, बीटा अगर कम करना है तो यहाँ सेल लिखते हैं, बीटा बढ़ाना होता है तो बाई लिखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो थी अभी एग्जिस्टिंग, वो कितनी थी अपन की, 10,000 लाख। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी थी, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 लाख। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू चेंज इन बीटा डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10,000 है, चेंज इन बेटा देखोगे तो 1.5 माइनस 0.125, 1.125 है। ठीक है, और डिवाइड बाई एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, तो 5,000 रुपए का बिक रहा है, और निफ्टी पॉइंट वर्थ ₹500 का मतलब है यहाँ 500 होना चाहिए था, रुपीज नहीं लगा होना चाहिए था। लॉट साइज बता रहा है, लेकिन गलती से ये रुपीज जो यहाँ लगाना चाहिए था वो यहाँ घुसेड़ कर बैठे। तो 5,000 का बिक रहा है। ठीक है, 5,000 का बिक रहा है, और 500 के लॉट साइज में बिक रहा है, तो 500 इंटू 5,000 कर लो तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आ जाएगा। या हो सकता है लैंग्वेज सही ना लिखी हो, प्राइस ही 500 हो, लॉट साइज 5,000, ऐसा भी हो सकता है। 5,000 पॉइंट है, ये तो नहीं कहीं बताया है। वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन ये 5,000 पॉइंट ही है, ये नहीं बता रहा है। यहाँ तुम्हारी बात सही कि एक पॉइंट 500 रुपए का है, लेकिन ये 5,000 पॉइंट ही है, ये नहीं बता रहा। अब बोलते हैं, लेकिन ये कहीं से पता नहीं चल रहा है। करंटली ट्रेड एट लिखा होता तो प्राइस समझते हो, कहीं बोले कि आम ट्रेडेड एट 200, तो इसका मतलब 200 क्या बता रहे हो, तुम प्राइस ही बता रहे हो। लैंग्वेज जैसे लिखी है उस हिसाब से समझ में आ रहा है ये प्राइस है, जबकि ये है, ये क्या है, लॉट साइज। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करना, अल्टीमेटली कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी सोल्ड निकल आएंगे, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी सोल्ड निकल आएंगे यहाँ से। कितना निकल रहा है, 250, 150 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 150 कॉन्ट्रैक्ट।
नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सेल बाई करने का नॉर्मली फॉर्मूला होता है, वो ये फॉर्मूला होता है। हेजिंग के अंदर ये लिखना चाहो तो लिख लेना, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट या सोल्ड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। फुल लिखा है दे रहे हैं, इसमें नोटेशन नहीं लिख रहे हैं हम लोग, पूरा पूरा लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू चेंज इन बीटा, ऐसे लिखते हैं कि ओरिजिनल बीटा कितना था माइनस कितना बीटा चाह रहे, डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और जो ये वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये निकाला जाता है फ्यूचर का प्राइस क्या है इनटू लॉट का साइज क्या है। अब देखो इधर इसी से पता चल जाता है अपने आप, अगर हमारा ओरिजिनल बीटा कम है, डिजायर्ड बीटा क्या है कम है, तो ये चीज प्लस में आएगी, प्लस में आएगी तो ब्रॉड हो जाएगा। और यही कह देता कि हमें क्या करना है, डिजायर्ड बीटा 2 लाना है, बढ़ाना है, तो ये चीज जब सॉल्व करोगे तो माइनस में आने लगेगा, माइनस में आ जाए तो समझ जाओ सोल्ड आ रहा है, फॉर्मूला वही रहता है। बात ही बात वही बात है, चाहे उस एंगल से समझ लो चाहे इस डायरेक्ट फॉर्मूले से समझ लो। ठीक है, इधर देखो बेटा दोनों बातें ठीक है, इधर देखो अगर ओरिजिनल बेटा 1.5 है हमारा और डिजायर्ड बेटा 2 है, और तुम दोनों एंगल से बता रहे हैं, चुपचाप पहले बात सुन लो फिर बोलो। ठीक है, दो तरीके हैं समझने के, एक ये है कि इस फॉर्मूले में डालेगा, उसको कुछ याद नहीं करना है, इस पूरे का आंसर अगर माइनस में आएगा तो सोल्ड है, इस पूरे का आंसर प्लस में आएगा तो ब्रॉड। एक ये भी तरीका है, क्योंकि अब इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली तो सारी वैल्यू माइनस में आनी। तो एक तरीका ये है जिसमें आपको याद नहीं रखना पड़ता है, बढ़ाना घटाना पढ़ाना कुछ, फॉर्मूले में डालेगा माइनस में आएगा तो सोल्ड है, प्लस में आएगा तो ब्रॉड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, अगर ना याद करना चाहे आदमी, ठीक है, प्लस माइनस वाला, तो ये याद कर ले कि अगर बीटा बढ़ाना है तो बाई करना है, बीटा कम करना है तो सोल्ड करना है। पहले की अपेक्षा बीटा को अगर बढ़ा देना है, बीटा और चाहिए हमको ज्यादा, तो फिर ब्रॉड करने पड़ेंगे, बीटा को मुझे कम करना है तो फिर सेल करना पड़ेगा। उल्टा नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बीटा कम करने का मतलब है कि पहले बीटा ज्यादा है, अब बीटा हम कम करना चाह रहे हैं, यही तो है इस सवाल में, कि पहले बीटा ज्यादा था 1.5 था और हम कितना लाना चाह रहे थे 1.25, तो बीटा मुझे कम करना है। ये तो बढ़ाने वाला है, अब तो ये ब्रॉड आएगा, माइनस में आएगा तो हाँ करेक्ट, ये बात तुम्हारी सही है। तो फिर उस केस में तुम ये लिखो डिजायर्ड बीटा माइनस ओरिजिनल बीटा, तब ये वाला फॉर्मूला ऐसे सोल्व करेगा, डिजायर्ड बीटा माइनस ओरिजिनल बीटा लिख दो। इसके बाद भी सही है, ये चीज उल्टी लिख दी थी, डिजायर्ड बीटा माइनस ओरिजिनल बीटा। तो हम चाह रहे हैं 1.125, जबकि ओरिजिनल कितना था 1.5, माइनस में आ रहा तो उसका मतलब सोल्ड हो जाएगा। और अच्छा तरीका ये है, सिंपली समझो कि बीटा को अगर कम करना है तो सोल्ड करना पड़ेगा, बीटा को बढ़ाना है तो बाई करना पड़ेगा। तो फिर उस समय हम लोग यहाँ चेंज इन बीटा चुपचाप लिख देते हैं, कितना चेंज हो रहा है, उससे भी समझ सकते हो इससे भी समझ सकते हो, याद कैसे रहता है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, लिख लिया।
हाँ बेटा वापस आ जाते हैं यहाँ। लास्ट पोर्शन इसका, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा फॉर 4% राइस इज निफ्टी। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। अगर 4% क्या हो जाए, राइज हो जाए निफ्टी के अंदर। अब इन्होंने यहाँ कुछ और कहा है, निकाला कुछ और है। यहाँ पे कहा कुछ और है, निकाला कुछ और है। सीधा इंक्रीज इन वैल्यू बताया है। तो उधर यानी अगर 4% बढ़ जाए निफ्टी, 4% क्या हो जाए, निफ्टी बढ़ जाए, तो मेरे वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या है कि इन्होंने बीटा लिख दिया है, जबकि यहाँ निकाला वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो गया है। ठीक है, एक बार उससे डाउनलोड करो जरा इसको, 2023 से डाउनलोड करो। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कुछ और लिखा है, स्कैनर में कुछ और, सजेस्टेड में कुछ और लिखा है आंसर। डाउनलोड करो। पेपर नहीं, आंसर सजेस्टेड। सोलह होगा, 16 जहाँ तक लग रहा है। नहीं 22 होगा, 6A क्वेश्चन है ना, 22 लेवल से होगा। देखो आंसर बस यही दे रखा है उसने कि कुछ और आंसर दिया। देखो आंसर जो दिख रहा है यही छापा उसने, 1.125 आंसर है। बस लिखा है 1 to 1.125, इसमें तो और ही गंदा किया है। इधर देखो बेटा, यहाँ इनका जो सवाल पूछना चाहिए था वो पूछना ये चाहिए था कि अगर निफ्टी 4% से बढ़ जाए तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा। ठीक है, क्या बोलना चाहिए था कि वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा नहीं लिखना चाहिए, इफ निफ्टी राइज बाई 4% या फॉर 4% राइज इन निफ्टी, ये बीटा नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि बीटा में फर्क थोड़ी ना आता है। अब देखो बीटा का मतलब ही होता है कि मार्केट में जो चेंज आएगा उसका कितना गुना चेंज हमारे यहाँ पड़ेगा। निफ्टी में अगर 4% बदलाव हुआ है ना, और हमारा बीटा अब नया वाला कितना आ गया था, 1.125, तो बी जितना मार्केट में चेंज होगा उसका 1.12 हमारे यहाँ चेंज होगा, मेरे पोर्टफोलियो में चेंज होगा। यही बीटा का अर्थ होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो जरा 1.125 से, 4%, 4 से मल्टीप्लाई कर देना सीधा, परसेंटेज ना लगाना, उतने गुना होता है ना सीधा। तो इसका मतलब है कि अगर निफ्टी 4% बढ़ती है तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा 4.5%। निफ्टी अगर 4% बढ़ा तो मेरा पोर्टफोलियो कितने बढ़े इसका, और अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी, 10,000 लाख, तो बढ़ कितना जाएगा इसका, 4.5%।
यानी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो कितनी जाएगी, 10,450 लाख। तो जो आंसर दिया है, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि अगर निफ्टी 4% से बढ़ जाए तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,400। तो अब क्वेश्चन में करेक्शन करने के बाद सोल्यूशन समझ में आ रहा है। चलो आ जाते हैं बेटा। एक प्योरली हेजिंग का सवाल बनाए हैं ये वाला। और देखते हैं क्या कहता है, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। आज 180 इंटू 0.60 करो प्लस 480 इंटू 0.40। ऐड करो। इस सवाल मतलब ये जब आया था एग्जाम में, सब कुछ इसका ठीक था, बस ये बात कहीं हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने लिखा ना कि एक कॉल के लिए 0.5 शेयर्स खरीदेंगे। वो कहीं दे नहीं रखा है, वो आंसर में लिखा है। ये बात थोड़ा जस्टिफिएबल नहीं लग रही थी कि कहाँ से इन्होंने क्या कर दिया है। बाकी सारे पार्ट ठीक है कि अगर आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ शेयर्स रहे तो क्या करेंगे, प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से कर लेंगे, डाउन हो जाएगा तो इस तरीके से कर लेंगे, वो सब ठीक है। इसकी जो ये बात है ना वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही। और ऐसा सवाल इन्होंने पहली बार ही पूछा था, ऐसा कोई और सवाल भी नहीं। इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे कहानी। तो इसको भी अभी पेंडिंग रखो, जब इसकी कहानी हो पाएगी तभी करा पाऊंगा मैं। हाँ हाँ, ये चीज लिख दोगे तो लग जाएगा फिर। वो चीज लिख देंगे तो लग जाएगा, जब वो चीज लिख दी जाए तो फिर लग जाएगा। फिर ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे साथ।
का ये वाला पार्ट भी नहीं हो रहा था उस समय, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तब कराते हैं, इससे सही रहे। और आगे कर लेते हैं जो अभी हो पा रहा है। दिसंबर 23 में लगभग लगभग सिमिलर सवाल आया था जैसा भी आज पहला सवाल कराया था। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, थ्योरेटिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो। फरवरी 23 की पूछा है और 1 जनवरी का दे रखा है, यहाँ देखो 1 तारीख लिख दी, तो 2 महीने का निकाल लोगे। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी इन्वेस्टर नीड टू सेल अ गुड अ फुल हेज अंटिल फरवरी ऑफ हिज पोर्टफोलियो। करंटली वैल्यू ऑफ निफ्टी 5900 रुपये है। निफ्टी फ्यूचर का मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट कितना है, 200 रुपये। तो एज्यूम फ्यूचर आर ट्रेड लियर फेयर वैल्यू, बहुत अच्छा है। और फिर अगर बीटा कम करना चाहते हो तो कितने फ्यूचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे बाई करेंगे वो बताना है आपको। एक है पूरा हेज करना चाहते हैं तो डिफरेंस इन बीटा नहीं लेते, पूरा बीटा ले लेते हैं। और जब बीटा कहीं कम ज़्यादा करना होगा तो चेंज इन बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फिर चेंज इन बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें इसकी भी इतनी नीड नहीं होती है। तो देखो पोर्टफोलियो के वैल्यू निकालोगे, वेरीफाई करा देना फटाफट। तो इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके सम करो, देखो कितना आया। तो 1860, यहाँ जो ये वैल्यू आई हो इनको इन बीटा से मल्टीप्लाई करके इसका सम करके बताओ। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो कुल मिला के ये। एक करोड़ 60 लाख। अब इससे इसको डिवाइड कर लो तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाए। 0.859, 849 है तो 85 हो जाएगा, 849 भी लिख सकते हो। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर निकालना है। करेंटली वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो करंट प्राइस यही 5900 रुपये लेके चल पाओगे। करंट प्राइस 5900 रुपये है और हमें निकालना कब का है, अंटिल फरवरी, 2 महीने का निकालना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, 5900 रुपये इंटू ई की पावर आर टी। ई है 10.5%, 2 महीने का। 6004 रुपये। अब इनका 5994 रुपये 28 पैसे आया है।
सारा 6004, तो 6004 सही। ठीक है, हो सकता है इन्होंने क्या किया हो कि पहले वो जो वैल्यू निकालते हैं ना ई की पावर आर टी, उसको राउंडिंग ऑफ कर लिया होगा और फिर मल्टीप्लाई किया होगा। हाँ बेटा, ये इसको काहे लेंगे, इसका क्या संदर्भ। पॉइंट 10.5 ये वाला करो जरा, जो 0.125 आया था ई की पावर 0.125 इंटू 2 महीना, पहले इसको सॉल्व कर दो, कितना आया, खाली इतना। ये आ रहा है क्या ये, ये तो नहीं आ रहा ये वाला, तो आ ही नहीं रहा, तो फिर इसको क्यों लेंगे फालतू में, समझ लो। अरे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ये कहाँ से, इसको कैसे ले लोगे तुम बताओ, अपने मन से ले लोगे, समझ लो। इनका कहना तो मल्टीप्लाई करके इससे यही आ रहा है, लेकिन चलो आ रहा मान लेते हैं, लेकिन तुम ले कैसे लोगे, समझ लो। इसको ले कैसे सकते हो जब वो नहीं आ रहा तुम्हारा तो। अब ऐसे इन्होंने तुम्हारा जो आंसर यहाँ पे दिया है, देखो अपनी ही बात से बदल जाते हैं, यहाँ पे ये आंसर लिख रहे हैं ये लोग, इधर देखो जब सॉल्व करीन है, अगले पन्ने का वैसे कंटेंट यहाँ नहीं लिखा हमने, स्कैनर अगर होगा तो देखो वहाँ 5,952 लिखे पड़े हैं, 5,952 लिखा हुआ है, यहाँ 94 बता रहे हैं, वहाँ 52 बता रहे हैं, कहीं ना क्या चाहते हैं। अगर हाँ नियर अबाउट यही आ जाता तो कह देते कि बेटा चलो वही वाला ले लो, वो तो आ ही नहीं रहा, तो कुल मिला के 6,000 जो 4 आएगा वही लेके चलोगे तो। यहाँ 6,004 बताया था आपने, तो 6,004 ही पकड़ के हम लोग चल पाएंगे। फिर अगला है नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ निफ्टी इन्वेस्टर फुल हेज करना चाहता है, ठीक है। और ये माना जाएगा फ्यूचर ट्रेडिंग जो होगी वो फेयर प्राइस पे होगी, मतलब जो तुमने प्राइस निकालने हैं इसी में फ्यूचर ट्रेडिंग होगी, एक्चुअल प्राइस नहीं दे रखी है, ठीक है। यही वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्राइस लेके काम करोगे। और लॉट साइज कितना है अपना, 200। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकल के आई थी हमारी 1,88,54,860, 1,88,54,860 इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, चेंज तो कर नहीं सकते यहाँ, तो कम ज़्यादा थोड़ी ना करना, तो फुल हेज करना तो पूरा बीटा ले लेते, डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो निकाला तुमने 6,004 और लॉट साइज है 200। हाँ 13.33, तो वही राउंडिंग ऑफ करके अगर पीछे जाते हैं तो 13 कांटेक्ट हो जाएगा, आगे जाएंगे तो 14 कांटेक्ट हो जाएगा, तो वही लिखा है 13 या 14। तो हेजिंग है तुम्हें, अगर अगर 14 कर लेते हो तो जितना 4 हो फुल हेजिंग से भी थोड़ी ज़्यादा हेजिंग हो जाएगी, 13 करते हो तो फुल हेजिंग से थोड़ी कम होगी, 98% हेजिंग हो गई एक तरीके से समझो, ठीक है। तो ये दो लोग सकते हैं, तुम भी लिख सकते हो 13 और 14 कॉन्टेक्ट एग्जाम में, उसमें क्या है भाई, यही लोग तो इंस्टीट्यूट वाले ही आंसर दे रहे हैं, ये इसका मतलब ये चाहते हैं कि एग्जामिनर एग्जाम में बच्चा ऐसे ही लिखे, अगर 13.33 आए तो लिख दे 13 कॉन्टेक्ट या 14 कॉन्टेक्ट, तुम भी ऐसे लिख के चले आना, उसमें क्या है। अगले वाले में है कि हम पोर्टफोलियो का बीटा कितना लाना चाहते हैं, 0.6। अब देखो बीटा कम कर रहा है तो ब्रॉड करना पड़ेगा, कि बीटा अभी कितना है 0.849, करना कितना चाहता है 0.6 करना चाहता है। अगले पार्ट में भी सेम आंसर रहेगा, बस यहाँ 0.6 घटा के लिखोगे, इस वाले पार्ट में भी सेम आंसर रहेगा, 1,88,54,860 इंटू 0.849 माइनस 0.60 डिवाइड बाई यही 6,004 इंटू 200, तो यहाँ पे लगभग लगभग 4 कॉन्टेक्ट आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली।
अगर बीटा कम हो रहा है तो होल्ड करो। ठीक है, बीटा कम हो रहा है तो सोल्ड करो। कितना आ रहा है? 3.9 है तो 4 लिख देंगे और क्या। ठीक है, अब यहाँ जानते हो लफड़ा क्या हो रहा है इस जगह पे। एक यहाँ पे ये कलाकारी दे रखी है, तो नंबर ऑफ डेज देने का मतलब है यहाँ पे हिंट ये देना चाह रहे हैं कि तुम 2/12 कर दो डेज के हिसाब से करो। ये लाइन लिखने से ये पता चल रहा है कि जो अब लोगों ने 2/12 किया था उसको डेज के हिसाब से करो। डेज के हिसाब से करेगा तो जनवरी में हो जाएंगे 31 दिन, और फरवरी में हो जाएंगे 28 दिन। 2023 की फरवरी है तो 31 और 28 कितना होगा? 59। तो ऐसे करोगे 0.105 इंटू 59 डिवाइड बाई 365। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर दो, कितनी आई? पॉइंट मतलब 59 डिवाइड बाई 365। हाँ बेटा, नहीं नहीं, इसकी वैल्यू आ कितनी रही? हो सकता है इससे मैच कर जाए ना, हम ये सोच रहे हैं कि अगर इससे मैच कर जाए तो फिर बढ़िया रहेगा। 057। मैं तो तब भी कद्दू नहीं करी, समझ रहे हो? क्योंकि ये इनका लिखने का मतलब था, कहीं ना कहीं आना चाहिए था, तब तो इसका देने का कोई मतलब, वरना काहे फालतू तुम छापे हो। हाँ बेटा। हाँ, 6,000 आ गया। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती यहाँ वाली, तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से ले लेते, लेकिन ऐसी वैल्यू नहीं आ रही तो कुछ कर नहीं पाओगे आप, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगला देखो दिसंबर में क्या आया। अब यहाँ डेल्टा मेथड से आपको क्या करना था? 3 महीने कॉल ऑप्शन का प्राइस निकालना था, जो पिछली क्लासेस में आपने सीखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डेल्टा मेथड से आपको क्या करना है? उसी को बाइनोमियल मेथड भी कह देते हैं, कभी कभी ऑप्शन डेल्टा मेथड कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं लोग। ठीक? सारे मेथड में एक ही जैसी वैल्यू आती तो इतना फर्क नहीं पड़ता। और फिर पुट कॉल पैरिटी थ्योरी को लगा के वैल्यू ऑफ पुट निकालना है। तो इससे कॉल निकालेंगे फिर पुट निकालेंगे। किससे? हाँ तो लेकिन नहीं कहा, उसने कहा पैरिटी से निकालो, तो पैरिटी से निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो लगा दो भैया डेल्टा मेथड। अभी ट्रेड हो रहा है 540 में। 3 महीने बाद प्राइस या तो 600 हो जाएंगे या तो 480 हो जाएंगे, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.60 है और कितना है? 0.40 है। ठीक है, देयर इज अ कॉल ऑप्शन ऑन शेयर, इतना इतना एक्सरसाइज हो रहा है अपना, इतना रेट दे रखा है आपको। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन डेल्टा पैसा से निकालें तो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस 1 हो गया हमारा 600 रुपये, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो गया? 2 हो गया 480 रुपये। ये हमारे फ्यूचर प्राइस हो गया। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया ये, एक ऑप्शन ये हो गया। और हमारा एक्सरसाइज प्राइस था कितना? 510 रुपये। ठीक है, तो यहाँ आप एक्सरसाइज करा लोगे 90 रुपये आएगा, यहाँ एक्सरसाइज नहीं कराओगे 0 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ कॉल ऑन एक्सपायरी। ठीक है, वैल्यू ऑन कॉल ऑफ एक्सपायरी। इसके बाद डेल्टा का फॉर्मूला लिखाया था ऑप्शन डेल्टा का तुम लोग को।
कि वैल्यू ऑल कॉल और एक्सपायरी का डिफरेंस डिवाइड बाय फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस का डिफरेंस। ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट कितना आ गया अपना, 75 आ गया यहाँ से निकल के, 0.575। इसके बाद आपको बताया था कि इससे क्या निकाल सकते हो आप, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल सकते हो। फॉर्मूला था ऑप्शन डेल्टा, ठीक है, इंटू सी एम पी एज ऑन टूडे, और सी एम पी एज ऑन टूडे अगर देखिए तो 540 रुपये है, और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपका 6% का, और समय दे रखा है 3 महीना यानी 0.25। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकल के आ जाएगा 50.36। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा कितना, 50.36। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ गई है 50.36 रुपए। ऑप्शन डेल्टा टेक्निक से 50 रुपये 36 पैसे आ गए। इसके बाद फुल कॉर्ड पैरिटी थ्योरी से हम वैल्यू ऑफ पुट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता था वैल्यू ऑफ कॉल, ठीक है, प्लस क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस प्लस सीएमपी एज ऑन टुडे और प्लस वैल्यू ऑफ पुट। तो वैल्यू ऑफ कॉल आ चुकी 50 रुपये 36 पैसे। एक्सरसाइज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो 510 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, सीएमपी एज ऑन टुडे 540 रुपए है, और वैल्यू ऑफ पुट, तो इससे पुट का आंसर निकल जाएगा ऑल पैरिटी थ्योरी लगा के कितना, 12.77। तो इसका आ जाएगा अपन का 12.7। और इसके बाद एक चीज और पूछी है इन्होंने एक्स्ट्रा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या आएगी, स्टॉक प्राइस एट द एंड ऑफ द क्या क्लियर, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताना है एंड स्टॉक के प्राइस बताने हैं 3 महीने बाद। तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देखो 3 महीने बाद या तो प्राइजेस क्या होंगे 600 हो जाएंगे, या तो क्या हो जाएंगे 480। तो स्टॉक के तो निकाल सकते हो, 600 होने के चांसेस कितने हैं 0.60, 480 होने के चांसेस कितने हैं 0.40, मल्टीप्लाई कर लो बस, 600 इंटू 0.60 कर दो और 480 इंटू 0.40 कर दो, 600 इंटू 0.60 और 480 इंटू 0.40, 552। तो इसका आंसर आ जाएगा 552 रुपये। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 552 रुपये। हाँ बेटा, अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं पढ़े थे क्या इंटरमीडिएट में, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या कैसे निकालते थे, उसकी वैल्यू लेते थे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू शेयर के दाम के निकालने, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉल के ऑप्शन के निकालने हैं। तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ चुकी थी 90 रुपए और कितने रुपए, तो इसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 0.40 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपायरी के समय अगर फायदा हुआ, इसके होने के चांसेस 0.60 हैं, इसके होने के चांसेस 0.40, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 54 रुपये। समझ गए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी थी तुमको कॉल ऑप्शन की, वैल्यू ऑप्शन की और स्टॉक के प्राइस। और कौन सी काम करो, हाँ बेटा क्या करो, 2024 जून में सवाल वैसा ही आया था जैसा अभी आपने कराया था, और इसका अभी बाकी पार्ट तो आप लगा सकते हो, अभी ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा बस, तो बाकी पार्ट लगा लेना, ये वाला पार्ट हम करवा देंगे। ठीक, कैसे डील होगा उसमें।
इसके बाद जून 24 में एक सवाल है आपके पास, जिसमें ये दे रखा है और आपको बाइनोमियल मेथड और रिस्क न्यूट्रल मेथड से क्या करना है, 3 महीने बाद की कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालना है। जो रिस्क न्यूट्रल मेथड होता है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। रिस्क न्यूट्रल मेथड होता है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है और वो है और बड़ा। ठीक है, तो एक बच्चे की कॉपी में लिखवाया था तो वो अपना जान तो क्या लिखी था, इसमें वैल्यू ऑफ कॉल बाइनोमियल मेथड के हिसाब से निकाली जाती है, केवल P1 P2 का निकालने का तरीका अलग होता है जो हमको नहीं आता है, इसलिए अपना नहीं लगाएंगे। तो हमने जो क्लास में बोला था वही लगा कह दिया था, वही लिख लिया बच्चे ने। तो कुल मिला के रिस्क न्यूट्रल मेथड में जो P1 P2 निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला वही रहता है, V1 P1 प्लस V2 P2 डिवाइड बाई की पावर RT, बट जो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है वो अलग होता है। वो निकालने का तरीका क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है। अगर किताब से आपको दिखाएं तो उसका तरीका होता है थोड़ा लंबा। तुमने कहा तो उसको ना लगाना, अपना सीधा बाइनोमियल से लगा लेना है, नंबर देगा ही देगा, प्रॉपर्टी निकालने का तरीका बदल जाता है। हाँ बेटा, और क्या। अब अगर रिस्क न्यूट्रल मेथड से तुमको दिखाएं, उसकी प्रॉपर्टी निकालने का तरीका चेंज होता है बस। तो कोई एक भी सवाल लगाया नहीं और रिस्क न्यूट्रल मेथड से एक भी सवाल नहीं लगाया। तो उसमें वही है, बाइनोमियल लगा लो ठीक रहता है, बाइनोमियल लगा लेना और ऑप्शन डेल्टा लगा लो। दो प्राइस दे रखे हैं, या तो प्राइस क्या हो जाएगा 537 हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा 390 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन डेल्टा के तरीके से लगा सकते हो, एक बाइनोमियल लगा सकते हो। बाइनोमियल मतलब डिसीजन ट्री वाला, उससे अपना निकाल सकते हैं। और हमें केवल कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है दोनों तरीके से। हम्म, उन्होंने देखो यहाँ हमें लग रहा फाइनल आंसर ही दे दिया है क्या, तो लेट मी चेक। इन लोगों ने जो सोल्यूशन दिया है वो बाइनोमियल में वाला किया था, तुमने लिखवाया था ना ई की पावर आर टी वाला, वही वाले से उन्होंने प्रॉपर्टी निकाली है। केवल रिस्क न्यूट्रल में प्रॉपर्टी निकालने का तरीका चेंज है बस, समझ रहे हो। रिस्क न्यूट्रल में केवल प्रॉपर्टी निकालने का तरीका चेंज होता है,
बाकी फॉर्मूले अपने अल्टीमेटली वही लगते हैं। एक बार मैं इसके आगे के पन्ने का आपको दिखाता हूँ तो आप समझ पाओगे। जून 24 इधर देख लो, ये है जून 24 का। अगर मैं इसको रिस्क न्यूट्रल से करूं, ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है। तो एक हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हाई प्राइस जाने की, इसका फॉर्मूला रिस्क न्यूट्रल मेथड में अगर लिखना चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है CMP एज ऑन टुडे इनटू ई की पावर RT माइनस फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस लोअर वाला डिवाइड बाय फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस हाइयर वाला माइनस फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस लोअर वाला। ये हाई प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। और अगर लो वाला प्राइस का निकालना चाहते हो तो 1 माइनस ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी कर लेना। इसी को P1 कहते हैं, इसी को P2 कहते हैं। केवल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है बस, जब प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बदल जाएगा सेम ही आकर। तो जो मेथड है वो केवल प्रोबेबिलिटी निकलवाते हैं असली में बस, और कुछ भी नहीं। बाकी फॉर्मूला वही होता है, वैल्यू निकालो इनटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस फॉर्मूले में डालें तो CMP अभी की जो है वो कितने रुपए है, 432 रुपए। इंटू ई की पावर RT करें तो रेट 9% है और समय कितना है बेटा हमारा। अच्छा, ई की पावर RT की वैल्यू दे ही दी, बहुत बढ़िया, 1.0228 माइनस लोअर प्राइस है 390, हाइयर जाएगा 537। हाँ बेटा, 0.353 निकाला इन लोगों ने, और 1 माइनस 0.353 कर दोगे कितना आ जाएगा, 647। अब इसमें वैल्यू ऑफ कॉल निकाल सकते हैं हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, ठीक है। दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस चला जाएगा 537 रुपये, या तो चला जाएगा 390 रुपये। एक्सरसाइज प्राइस हमारा था 462 रुपये। एक्सरसाइज प्राइस बोलो स्ट्राइक प्राइस बोलो एक ही बात है। तो इसमें अपना वैल्यू ऑफ कॉल निकलेगी, जिसको आप वी कहते हो, वैल्यू ऑन कॉल ऑन एक्सपायरी कितने रुपए निकल रही, 75 रुपये। यहाँ लैप्स करा दोगे जीरो निकलेगा, ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ कॉल का। तो यहाँ 75 रुपये बचेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है 0.353, और इसमें 0 रुपये कमाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4647, 36.36, 26.48 रुपये। ये रिस्क न्यूट्रल मेथड से हो गया। और अगर बाइनोमियल टी लगाएं तो इसी चीज को बट टी में बताना है तुमको, समझ लो। तो अभी का प्राइस 432 रुपये है, प्राइस बढ़ के या तो 537 रुपये होगा, या प्राइस घट के कितना होगा, 390 रुपये होगा। बढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकाल लियो 0.543, घटने की प्रोबेबिलिटी निकाल लियो 0.47,
इस केस में वैल्यू ऑन कॉल, वैल्यू ऑफ कॉल ऑन एक्सपायरी निकलेंगे तो यही सब 537 माइनस 462 75 रुपये। लिखने का तरीका चेंज होगा, बाकी सोल्यूशन तो वही निकल के आएगा। और इस वाले में वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ऑप्शन क्या करा दोगे, लैप्स करा दो। फिर वही मल्टीप्लाई करके लिख दो वैल्यू ऑफ कॉल 75 इंटू 0.53। केवल प्रेजेंटेशन का स्टाइल चेंज हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। तो दो मेथड से पूछने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा था इनका। हाँ बेटा, प्रोबेबिलिटी वही निकलेगी, सेम ही निकल के आती दोनों में। ठीक है, बस इसमें क्या है, तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी ई की पावर आर टी भी करना पड़ेगा। इसमें यही फर्क है दोनों में। उसमें वही करते थे, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते, इसमें प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते हैं। तो यहाँ ई की पावर अगर आर टी करोगे, ठीक है, तो 1.0228 से डिवाइड कर दोगे, तो इसकी वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, 25.89। तो अगर फ्यूचर वैल्यू निकाले तो वही निकल के आएगी, फ्यूचर वैल्यू निकालें तो वही निकलेगी। और अगर प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे तो 25.89 आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने इसमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल रखी है, ऊपर फ्यूचर वैल्यू निकली, नीचे प्रेजेंट वैल्यू निकली। ई की पावर आर टी वहाँ नहीं लगाते। जैसे आज सवाल किए वैसे ही सवाल ये भी है, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो, इसमें कोई नए पॉइंट नहीं है। ये थोड़ा सा नया है, ये तो समझाना पड़ेगा। 24 दिसंबर में जो आया है हल्का फुल्का, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जो समझाना पड़ेगा हल्का। ये भी लगा सकते हो जो जून 25 में अभी आया है, सिमिलर है ऑलमोस्ट। या तो ये कर लें या तो ये कर लें। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं था, वही सवाल। जून 25 में एक और सवाल आया, ये भी कराना पड़ेगा, ये भी सवाल कराना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कल क्लास में होगा। हाँ, वैरायटी बदल बदल देते हैं, इसलिए तो बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं इतनी वैरायटी क्या करें यार। उनमें नहीं आया था। इक्विटी बॉन्ड वैल्यूज में मिला के दिया है, दे दिया होगा, उसमें क्या है, कर सकता है वो, कुछ भी कर सकता है। हाँ, कल यही चलेगा आगे और क्या।